हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कैट 2019 स्लॉट 2 के जो रिमेनिंग एल्जेब्रा और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बच गए थे वो सारे ही देखेंगे। कैट 2019 का पूरा पेपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है विद वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच, आप उसे विजिट कर सकते हो। और आज के पेपर में हम सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस देखेंगे। सो स्टार्ट कर देगा इस फर्स्ट क्वेश्चन देखना। द बेस ऑफ अ रेगुलर पिरामिड is a square and each of the other four sides is an equilateral triangle, the length of each side being 20 centimeter। आपसे पूछा है द वर्टिकल हाइट ऑफ द पिरामिड क्या होगा, है ना। वर्टिकल हाइट देखो, अगर मैं ड्रॉ करूं यहां से तो यही ये पूरा आपका वर्टिकल हाइट हो जाएगा और ये 90 डिग्री होगा ना, है ना। आप देखो जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो स्क्वायर की साइड्स के बराबर होगी। मतलब इस पॉइंट से अगर आप देखोगे ये पूरा 20 है ना, ये पूरा, तो ये लेंथ कितना होगा 10 हो जाएगा। और अगर आप देखोगे तो ये जो पोर्शन दिख रहा है रेड वाला, जो थोड़ा डार्क में रेड है ना, उसकी लेंथ अगर आप देखोगे तो वो क्या है, एक हाइट है। किसकी हाइट है वो? इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट इज इक्वल टू होता है √3/2a होता है। ठीक है, तो मुझे उसकी हाइट मिल जाएगी √3/2। साइड दिया हुआ है ना, साइड कितना था 20 था। सो हाइट कितनी आ गई 10√3 आ गई। अब देखो आपसे क्या पूछा है, ये पूरा वर्टिकल हाइट पूछा है, तो मैं पाई ये डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। देखो ये अभी हमने ढूंढा, ये जो लेंथ था कितना आ गया, ये 10√3 आ गया। ये लेंथ 10 है और आपको ये पूछा है ना। आप थोड़ा जल्दी कर सकते हो, देखो ये 10 का मल्टीपल है, ये भी 10 का मल्टीपल है, तो ये जो आंसर होगा वो भी 10 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। और ये लेंथ क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3² - 1 मतलब 2 होगा, √2 टाइम्स होगा किसका, 10 का। 10 का √2 टाइम्स एक ही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। द टू सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टच एक्सटर्नली, each of these two circles is touched externally by a third circle. If these three circles have a common tangent, then the radius of the third circle is what? देखो दो सर्कल है, इनका रेडियस दिया हुआ है, ये दोनों जो सेम सर्कल है उनका रेडियस 4 है। और ये दोनों को कौन एक एक्सटर्नल सर्कल टच करता है, और इन तीनों का ही एक कॉमन टेंजेंट है। आप देखोगे तो तीनों का कॉमन टेंजेंट है, यही रहा होगा, है ना। आपसे इस छोटे वाले सर्कल का क्या पूछा है, रेडियस पूछा है। देखो आप इसको कर सकते हैं जल्दी से। एक तो ये है कि अगर आपको प्रॉपर्टी पता हो, ठीक है, ये इस पूरे पर्टिकुलर प्रॉब्लम की एक प्रॉपर्टी है। तो अगर आप देखोगे छोटे वाले का अगर मैं रेडियस आर अज्यूम कर लूँ, तो 1/√r इज इक्वल टू 1/√r1 प्लस 1/√r2 होता है। इसे सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये रट्टा होना चाहिए एग्जाम में, इसके बिना भी आप कर सकते हो, है ना। मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को मिला देता हूँ, इस पॉइंट को मैं इससे मिला देता हूँ, और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये भी आपका टेंजेंट होगा। देखो आप सेंटर से सेंटर को मिलाओगे तो ये जो टेंजेंट से पास होगा, और ये सेंटर से अगर आप देखोगे तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। अब आप देखना ये लेंथ आपको 4 पता है ना। और ये इसकी रेडियस को अगर मैं स्मॉल आर ले लूँ तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, 4 + r हो जाएगा। और यहाँ से देखना, इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके यहाँ तक की लेंथ आपको पता है कितनी है, 4 है, जिसमें से ये आपका रेडियस है। अगर आप इस रेडियस को घटा दोगे तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 4 - r, है ना। अब आपको दिख रहा होगा कि आप पाइथागोरस थ्योरम से r निकाल सकते हो जल्दी से। देखो ये लेंथ आपकी 4 आ गई, ये लेंथ 4 + r आ गई, और ये लेंथ 4 - r आ गई। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के r ढूंढ सकते हो, बट वो आपका टाइम वेस्ट कर देगा। आप देखो ये जो अगर तीनों साइड्स देखोगे तो ये तीनों साइड्स एपी में दिख रहा है, 4 - r फिर +r हो रहा है, फिर +r हो रहा है। और आपको पता है कि ऐसा कौन सा ट्रिपलेट होता है जो एपी में चलता है, 3 4 5, है ना, बेसिक ट्रिपलेट, जिसमें आपको एक साइड 4 दिख रही है, मतलब इसको 5 होना पड़ेगा, इसको 3 होना पड़ेगा। अगर इसको 5 होना है तो r का वैल्यू 1 होगा, और ये 3 होगा, तो देखो 4 - 1 3 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 1 आंसर है, समझ रहा है। ये इसको सॉल्व करने का जल्दी वे होता। अदरवाइज आपको अगर ये प्रॉपर्टी पता होती तो आप यहाँ पे भी पुट करके निकाल लेते। 1/√r इज इक्वल टू, देखो ये दोनों ही रेडियस जो इक्वल है वो 4 4 है, तो 1/√4 कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा 1। और r की वैल्यू यहाँ से भी 1 आ जाएगी। बट मुझे लगता है कि ये बेस्ट मेथड है इसको करने का, तो क्योंकि हर चीज आप रट्टा नहीं मार सकते ना। नेक्स्ट देखते हैं। In a triangle ABC,
मीडियन एडी एंड बीई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो ये डायग्राम बना हुआ नहीं था एग्जाम में, ठीक है, ये मैंने बनाया है ताकि मैं जल्दी सीखा पाऊँ, इससे पेन से डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल होता है मुझे। In a triangle, median AD and PE are perpendicular to each other and have length 12 centimeter and 9 centimeter. Then the area of the triangle ABC पूछा है। देखो ये जो मीडियन AD है और BE है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन से पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो, जहाँ पे मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। और सेंट्रोइड की एक और प्रॉपर्टी बताओगे आपको, कौन से रेशियो में डिवाइड करता है वो, 2:1 में साइड्स को डिवाइड करता है। तो अगर ये BE की लेंथ कितनी दी हुई है, BE की लेंथ देखो कितनी है, AD का लेंथ 12 था, AD is 12 एंड BE is 9। तो BE अगर 9 है तो ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा 2:1 में। और ये पूरा 12 है तो 12 का 4 पार्ट कितना होगा, 3, मतलब ये 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो आपको इस पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया ढूंढना है। बड़े ट्रायंगल का एरिया ढूंढना बहुत आसान है। आप क्या करो, पहले इस ट्रायंगल ABD का एरिया ढूंढ लो। ABD का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू AD इंटू BG होगा। देखो AD की लेंथ कितनी है, 12, और BG की लेंथ कितनी है, BG आपका परपेंडिकुलर है ना, 6। सो ये दो इसको कितनी बार काट देगा, 3 बार, 12 3 जा कितना आ गया, 36। सो ABD का एरिया कितना आ गया, 36। और आपको पता है कि AD आपका क्या है, मीडियन है। मीडियन कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है ट्रायंगल को, 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। तो अगर ABD 36 है तो ADC भी 36 रहा होगा, मतलब आंसर क्या रहेगा, 72। नेक्स्ट देखते हैं। लेट A and B be two regular polygons having A and B sides। सो दो पॉलीगन्स है, एक A है, पॉलीगॉन A और पॉलीगॉन B। दोनों की साइड्स कितनी है, इसकी A साइड्स है टोटल और इसमें B साइड्स है। और एक और रिलेशन दिया है कि B का वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, 2A। मतलब आप बोल सकते हो कि जो दूसरा पॉलीगॉन है उसमें टोटल कितनी साइड्स है, 2A साइड्स है। एंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ B, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ B, ये जो B है इसका इंटीरियर एंगल इसके कितनी गुना है, 3/2 टाइम्स है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ A के। देन आपको पूछा है ईच इंटीरियर एंगल इन डिग्रीज ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ A प्लस B साइड्स। सो जिस रेगुलर पॉलीगॉन की साइड्स A प्लस B है ना, इतनी साइड्स है जिसमें, उसका आपको क्या बताना है, इंटीरियर एंगल बताना है। मतलब आप देखोगे यहाँ पे B की जगह पे A पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, 3A। मतलब जिस रेगुलर पॉलीगॉन में 3A साइड्स होगी उसका आपको क्या निकालना है, इंटीरियर एंगल निकालना है, ईच इंटीरियर एंगल निकालना है। तो देखो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, n-2 इंटू 180/n। ये मैंने आपके नोट के लिए रख दिया था कि आप जल्दी रिफर कर पाओ, ऑल्दो आपको पता होगा बट ये आपको हेल्प करेगा। वेर n इज द नंबर ऑफ साइड्स। इसी प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे A साइड्स है, मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A। तो A-2 इंटू क्या हो जाएगा, 180/A। यही तो इंटीरियर एंगल होगा इसका। सिमिलरली यहाँ पे साइड्स कितनी है, 2A, तो 2A-2 हो जाएगा, n-2 इंटू 180/n। n कितना है, 2A। अब आप देखो कैंसिल कर लो, 2A और 2A कट जाएगा, ये 180 कट जाएगा, है ना। ये 3A-6 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2A-2। सो A का वैल्यू कितना आ गया, 4। अगर A 4 है तो मुझे ऐसा पॉलीगॉन जिसकी साइड्स कितनी है, 3A साइड्स है, 3A मतलब कितना हो जाएगा, 12 साइड्स, जिसमें 12 साइड्स हो उसका क्या निकालना है, इंटीरियर एंगल निकालना है। तो इंटीरियर एंगल देख लो कितना होगा, 12-2 होगा ना, n-2, 12-2 कितना होगा, 10 इंटू 180/n। n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स 12 है, ठीक है, 12 से कैंसिल कर लो, 12 1 12, 60, 12 5 मतलब आंसर क्या आएगा, 150 आ जाएगा। सो 150 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Let ABC be a right angle triangle with hypotenuse BC of length 20। So hypotenuse BC है एक right angle triangle का, BC है, ये यहाँ पे रहा होगा, ये लेंथ 20 दिया हुआ है। If AP is perpendicular on BC then the maximum possible length of AP। AP बोलता है परपेंडिकुलर है तो उसका मैक्सिमम लेंथ क्या पॉसिबल है ये पूछा है, ठीक है, ये पॉइंट P है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हो सकता है कि आपको पहले क्लास में क्लिक ना हो, ठीक है, बट अगर आपने सर्कल चैप्टर किया तो आप जल्दी से इसका आंसर कर पाते। देखो अगर मैं अज्यूम करूँ सेमी सर्कल ले लेता हूँ मैं, और आपको पता है कि सेमी सर्कल में हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। अगर आप कोई भी एक पॉइंट ले लोगे और BAC ड्रॉ करोगे तो सब एंगल 90 डिग्री होगा ना। सो अगर मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ A, आपको AP की मैक्सिमम लेंथ बतानी है ना। तो अब देखो कि जैसे अगर मैं
इस जगह पे जाओ, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर आप एपी ड्रॉ करोगे तो एपी की लेंथ यही होगी। तो अगर अब ये ए पॉइंट हो सकता है कहीं भी हो, हर हर जगह हो सकता है ना। तो देखो अगर अब यहाँ पे कहीं पॉइंट होता है ए, सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होता है वो, सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होता है, इस पॉइंट पे होता है, सेंटर पे। क्योंकि बाकी सब जगह आप देखोगे एपी की लेंथ छोटी होती जाएगी ना, इस पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम होगी। और ये पॉइंट क्या होता है, रेडियस होता है। अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा। मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो पॉइंट है पी, है ना, ये दोनों इक्वल रहा होगा, तीनों ही रेडियस रहा होगा, तो ये पूरा 10 10 10 हो जाएगा ना, मतलब इसकी मैक्सिमम लेंथ क्या आ जाएगी, 10 हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। अ मैन मेक्स कंप्लीट यूज ऑफ 405 cc ऑफ आयरन, 783 cc of aluminum and 351 cc of copper to make a number of solid right circular cylinder। देखो तीन मेटल का यूज कर रहा है, आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर का, और सॉलिड सिलेंडर बना रहा है ऑफ ईच टाइप ऑफ मेटल। दीज सिलेंडर्स हैव द सेम वॉल्यूम, जितने भी सिलेंडर्स बन रहे हैं सबका वॉल्यूम सेम है, एंड ईच ऑफ दीज हैव रेडियस 3 सेंटीमीटर। इफ द टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स इज टू बी केप्ट एट अ मिनिमम, आपको सबसे कम से कम सिलेंडर बनाने हैं, टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स। तो बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल दिस सिलेंडर्स क्या हो। देखो एग्जाम में अगर मैं होता तो ये फर्स्ट ग्लांस में मैं क्वेश्चन स्किप कर देता। इनफैक्ट हो सकता था कि एग्जाम में मेरे से क्वेश्चन ना हो बनता, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन स्किप करना आपको कर देना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि अगर देख रहे हो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और डिकोड करना भी टफ है। तो स्टार्ट कर दे, देखो 405 वॉल्यूम पहला आयरन का है, 783 किसका है, एल्यूमिनियम का है, 351 किसका है, कॉपर का है। और आपका एम क्या है, वॉल्यूम को क्या करना है, सेम सेम रखना है सबका। सो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो 405 वॉल्यूम था, इसमें से टोटल अगर आप हर एक सिलेंडर जो बना रहे हो, एक सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी दी है, वी। अगर इस टोटल वॉल्यूम को मैं वी से डिवाइड कर दूंगा, तो आयरन के सिलेंडर्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ सिलेंडर्स फ्रॉम आयरन। यहाँ पे भी वी से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ सिलेंडर्स फ्रॉम एल्यूमिनियम मिल जाएगा। यहाँ पे भी वी से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ सिलेंडर्स फ्रॉम कॉपर मिल जाएगा। और इस पूरे एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, देखो नंबर ऑफ सिलेंडर्स को आपको क्या करना था, मिनिमाइज करना था। इसको क्या करना है, मिनिमम रखना है। ये एक्सप्रेशन मिनिमम तभी हो सकता है जब ये वॉल्यूम नीचे का जो पोर्शन है वो मैक्सिमम हो। वॉल्यूम को आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से एक और कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी कि आपको सारे ही मेटल को यूज करना है ना, सारे ही मेटल को यूज करना है, मतलब एक भी मेटल का कुछ पार्ट भी नहीं बचना चाहिए। ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब ये वॉल्यूम है ये इन 405 को कंप्लीट कैंसिल करे, 783 को भी कंप्लीट कैंसिल करे और 351 को भी कंप्लीट कैंसिल करे। मतलब वो तीनों को क्या होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, उनका ये निकाल लेता हूँ, HCF। अदरवाइज आपका मेटल बच जाएगा, है ना। आप देखना जल्दी से कर सकते हो, इसका सम ऑफ डिजिट्स 9 है, 8 7 15 और 3 18, इसका भी सम ऑफ डिजिट्स कितना है, 9 है, 9 का मल्टीपल है और ये भी है, तो 9 से मैं डायरेक्ट कैंसिल करता। 9 4 जा 36, कितना बचा, 9 5 जा 9 8 जा 72, कितना बचा 63, 7 जा 9 3 जा 27, 81 9 9 जा। अगेन ये कैंसिल हो रहा है, देखो किससे, 3 से होगा, 3 से 15 बार जाएगा, 3 से ये 3 2 जा 6, 27 3 9 जा और 13 टाइम्स, ठीक है। सो हर एक सिलेंडर का वॉल्यूम आपको मिल गया, कितना रहा होगा 27, तभी तो कटेगा ना। मतलब कितने पहले वाले सिलेंडर से कितने बने होंगे, कॉपर के आयरन के 15 सिलेंडर्स बने होंगे, एल्यूमिनियम के 29 और कॉपर के कितने, ठीक है। सो टोटल सिलेंडर्स कितने बन गए, देखो 15 और ये कितना आ गया, 15 और 13 28 28 57 ऐसे सिलेंडर्स बन रहे हैं टोटल, और सबका वॉल्यूम सेम है आपको पता है। और सबका वॉल्यूम किसके इक्वल है, 27 के। वॉल्यूम की वैल्यू आपको दी हुई थी 27 आ गई, और ये पाई आर स्क्वायर होगा, रेडियस दिया हुआ था, रेडियस कितना था हर एक सिलेंडर का, 3 सेंटीमीटर है, तो ये 9 हो जाता, पाई आर स्क्वायर इंटू एच 27, तो एच कितना आ जाता हर एक सिलेंडर का, 3/पाई आ जाता ना, ठीक है। अब एच आ गया आपके पास, और आपके पास पता है आपको 57 ऐसे सिलेंडर्स है, और उनका सबका सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया का सम निकालना है। देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल दिस सिलेंडर्स, एक सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होगा, 2πr/h+r होता है, 2πr/h+r यही होता है ना। तो पुट कर देते, 2πr की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 3 है, h की वैल्यू हमने अभी देखा कितना था, 3/पाई प्लस 3, मल्टीप्लाई कर लो, ये पाई पाई कट जाएगा, देखो ये 57 को मैं साइड में रख देता हूँ,
ये पाई पाई कट जाएगा, 3 टू ज़ा 6, 3 ज़ा कितना हो जाएगा 18। देखो ये पाई कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9 टू ज़ा 18, और ये 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 9 टू ज़ा 18 पाई हो जाएगा, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 57। सो 57 इंटू 18 इंटू वॉट 1 प्लस पाई। अब आप सॉल्व मत करो, आप देख लो 1 प्लस पाई के मल्टीपल में एक ही ऑप्शन है इनफैक्ट, और वो 6 पे एंड कर रहा है, क्या ये 6 पे एंड करेगा, 8 7 ज़ा 56 है ना, ठीक है। तो आप देखना ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, बट इस क्वेश्चन में मैंने ये सारी कैलकुलेशन की है ना, और ये जो हाइट फाइंड किया है, ये सब आप इससे आप बच सकते थे। आप कैसे बच सकते थे, देखो एग्जाम में आपका टेम्परामेंट कुल होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप पूरा आंसर के फाइनल स्टेज तक पहुंचो। 57 दिख रहा है यहीं पे, और आपको पता है कि आपको 57 सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना है, मतलब आपका आंसर 57 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए था, है ना, उसके बाद ये सब एक्स्ट्रा टर्म्स आते, मतलब आपका आंसर 19 से डिविजिबल होना चाहिए था। पहला ऑप्शन देख लो, 19 5 जा कितना होगा 95, कितना बच रहा है 94, ये नहीं हो रहा है डिवाइड, ठीक है। 19 टू 4 जा 76, कितना बचा 86, 19 4 जा 76, ये भी नहीं हो रहा है। 19 4 जा 76, कितना बचा 168, ये भी नहीं हो रहा है। 19 5 जा 95, कितना बचा 76, ये हो रहा है, ठीक है। तो यहीं पे मैं आंसर मार्क कर देता, ठीक है। तो पहले आपको यहीं पे स्टेज पे 19 का डिविजिबल चेक कर लेना चाहिए था, अदरवाइज आप इतना सारा कैलकुलेशन करते, और इनफैक्ट ये क्वेश्चन तो स्किप भी कर सकते थे आप क्वेश्चन एग्जाम में, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपने देखा ज्योमेट्री के बहुत ईजी है, तो आप ऑब्वियसली इसको अफोर्ड कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, let a be a real number, then the roots of the equation x square minus 4x minus log a to the base 2 is equal to 0 are real and distinct if and only if। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, बोलता है इसके रूट्स रियल और इक्वल, रियल और डिस्टिंक्ट है ना, तो आपको ए फाइंड करना है। और आप देखना, इफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, देन योर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब बी की वैल्यू आप देख लो कितनी है, ये 4 है ना, सो 16 बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 1, और सी की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ लॉग ए टू द बेस 2। यस, ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 लॉग ए टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। 4 से आप दोनों साइड डिवाइड कर लो, तो ये 4 से काटोगे तो 4 बार चले जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, लॉग ए टू द बेस 2 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब ये 4 माइनस वहां पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -4। अब आपको पता है कि log m टू द बेस n अगर a है, सो n रेस टू a क्या होता है, m होता है, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। सो आप देखो कि ये 2 रेस टू -4 कितना हो जाएगा, वहां पे चले जाएगा, इज ग्रेटर देन a हो जाएगा, सो a इज ग्रेटर देन 1/16। कौन सा ऑप्शन है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर। ये जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं, एन स्क्वायर प्लस 7n प्लस 12 क्या हो जाएगा, n प्लस 4 इंटू एन प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि दो फैक्टर्स आएंगे, 4 3 12 और 4 और 3 का सम 7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए और डिफरेंस 1 आना चाहिए, क्या हो जाएगा -4 + 3 होगा, है ना, ये कट जाएगा। अब n+4 बचा है, इस n+4 को मैं डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखूंगा, तो कितना हो जाएगा n-4 + 8 अपॉन n-4 विच इज नथिंग बट 1 + 8 अपॉन n-4, है ना। और आपको बोला था कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो इंटीजर आना चाहिए, तो 1 तो ऑलरेडी इंटीजर है, मतलब आपका फोकस किस पे होना चाहिए कि 8 अपॉन n-4 ये जो है ये क्या बन जाना चाहिए, इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 6 पुट करते हैं, 6 पुट करोगे तो 6 - 4 कितना आ जाएगा 2। देखो मैंने n की वैल्यू क्या पुट की, आपको ध्यान रखना है, n की वैल्यू 6 पुट की है, 6 पुट की है मैंने पहले, तो ये इंटीजर आ रहा है, कितना आ रहा है इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए था, जो कि आ रहा है, कितना आ रहा है, इज अ पॉजिटिव इंटीजर। 6 - 4 कितना आ गया 2, 4 बार काट देगा। नेक्स्ट मैं पुट करता हूँ 8, 8 पुट करोगे तो 8 - 4 4 होगा, और 4 इसको 2 बार काट देगा, तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं 16 पुट करता हूँ, तो 16 अपॉन 8 अपॉन 16 - 4 12 होगा, और ये 2 जा जाएगा 3 जा, क्या ये इंटीजर है पॉजिटिव, नहीं, ठीक है, ये इंटीजर नहीं है, तो ये गया।
अगर मैं 12 पुट करता हूँ इनकी जगह पे, तो 8/12 - 4 कितना हो जाएगा? 12 - 4 8, और ये 1 आ जाएगा। तो आपने देखा कि पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, बट आपको क्या करना था, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, कौन सी ऐसी वैल्यू के लिए लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, इनकी 12 आ रही है, जिसके लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। सो आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द टू सीक्वेंस। 15, पहला सीक्वेंस क्या है? 15 है, 19 23 27 से लेके 415 तक जा रहा है, और यहाँ पे क्या है? 14 19 24 से लेके 464 तक जा रहा है। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स पूछा है इन दोनों सीक्वेंस में। देखो पहला कॉमन टर्म तो दिख रहा है ना, कौन सा है? 19 है। अब आप देखना यहाँ पे गैप कितना है? 4 का गैप है ना, और यहाँ पे गैप कितना है? 5 का गैप है। और पहला टर्म अगर 19 है और दोनों का गैप 4 और 5 का है, तो ये हर 4 के गैप के बाद आएगा और ये 5 के बाद आएगा। तो दोनों का कॉमन जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा? दोनों कॉमन कौन से पॉइंट पे मिलेंगे? दोनों के एलसीएम पे मिलेंगे ना, 4 के गैप और 5 के गैप के, मतलब 20 के गैप पे मिलेंगे दोनों वापस। ठीक है, सो नेक्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा? 39 इनका कॉमन टर्म हो जाएगा। ऐसे ही चलते जाएगा ना सीरीज। अब आपको बताना है कि ये जो पूरी सीरीज है, इन दोनों सीरीज में ऐसे कितने कॉमन टर्म्स थे। ठीक है, आपको इसका लास्ट टर्म नहीं बताना है कॉमन का, कितने टर्म्स थे वो बताना है। देखो इसको करने के बहुत बहुत सारे वेज है, बट मैं आपको ऑप्शन से ही कर लेते। अगर पहला ऑप्शन पिक करते हैं हम लोग 18 वाला, तो मैं अज्यूम कर, मैं T18 निकाल लेता हूँ कि इस सीरीज का 18वां टर्म कौन सा होगा। देखो मैं फर्स्ट वाला सीक्वेंस को ही सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, फर्स्ट वाले सीक्वेंस को लेके कर रहा हूँ। T18 देख लेते हैं इस पूरे सीक्वेंस का। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है? A+n-1 × d ना, कॉमन डिफरेंस 10 का है। फर्स्ट टर्म क्या है? 19 प्लस n-1 कितना होगा? 17, कॉमन डिफरेंस कितना है? सॉरी 20। सो कितना हो गया? 340, 340 प्लस 19 कितना हो जाएगा? 359, है ना। सो 18 टर्म अगर लोगे तो 359 पे जा रहा है, और ये जो सीरीज है वो 415 तक जा रही है। मतलब नेक्स्ट वाला जो कॉमन टर्म रहा होगा, तो 18 तो आंसर होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आगे भी जाएगा वो। नेक्स्ट क्या होगा? 359 69 79 आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा? 389 399 आएगा। और उसके बाद अगर आप जाओगे तो 399 और कितना चले जाएगा? 419 चले जाएगा। 419 इसको एक्सीड कर जाएगा, तो कॉमन तो दोनों में होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। मतलब 18वां टर्म ये था, 19 20 कितने टर्म्स रहे होंगे ऐसे कॉमन? 20। समझ रहे ये? अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो 415 तक जाना था ना, ये क्या है? 20 × 1 - 1 है। इसको बोलोगे आप 20 × 2 - 1 है। सिमिलरली 20 का मल्टीपल आ रहा है ना, 20 का मल्टीपल -1, 20 का मल्टीपल -1। सो इसके आसपास 20 का मल्टीपल -1 करोगे तो 20 × 20 - 1 आएगा, है ना, 400। मतलब आपको दिख रहा है कि ऐसे कितने टर्म्स कॉमन है? 20 ही रहे होंगे ना। उसके बाद अगर करोगे तो 420 हो जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसे भी कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, द रूट्स, द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का रियल रूट पता करना है। देखो ये इक्वेशन आपको दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक में है। 2�3x का स्क्वायर है ये, प्लस 2�3x into 2 square is 4 minus 21 is 0. So I can assume 2�3x as y, है ना, इसको y ले लेते हैं। तो ये y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21 0 आ जाएगा। अब इसके रूट्स देख लो क्या क्या आएंगे। 7 3 7, -3 आ जाएगा, तो एक हो जाएगा y + 7 इंटू वाई - 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? -7 आ जाएगा, या y का वैल्यू 3 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या है? 2�3x इज इक्वल टू -7 और 2�3x इज इक्वल टू 3। क्या ये पॉसिबल है क्या? क्योंकि 2 का कोई भी पावर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना। सो ऑब्वियस है कि ये पॉसिबल होगा। अब आपको x की वैल्यू ढूंढनी है। 2�3x का वैल्यू कितना आ रहा है? 3। दोनों साइड लॉग ले लो, क्योंकि लॉग के टर्म्स में ऑप्शन दिख रहा है। तो 3x log 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? log 3 हो जाएगा। ये log 2 डिवाइड करोगे तो log 3 to the base 2 हो जाएगा, और ये 3 यहाँ पे आएगा तो 1/3 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है? 1/3 ऑफ log 3 to the base 2, ये दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx - c हैज टू रूट्स 4a and 3a वेयर a इज एन इंटीजर। देखो आप कैट के एग्जाम में छोटे छोटे टर्म से बहुत ध्यान से देखा करो, है ना, क्योंकि कैट में क्या होता है, इन्हीं इन्हीं टर्म्स पे आपको घुमाते हैं। ध्यान रखना, आपको a इंटीजर दिया हुआ है,
और इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ है। आपको क्या पूछा है, फाइंड दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स देखो क्या होगा इसका। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, दो रूट्स आपको दे दिए ना, आपको पता है अगर अल्फा और बीटा रूट्स है, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है माइनस बी बाय, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है सी बाय। दोनों रूट्स आपको दिए हुए हैं, एक रूट 4a है और एक 3a है, तो 4a प्लस 3 कितना हो जाएगा 7a माइनस बी, तो माइनस बी रहेगा और a का वैल्यू 1 है। अल्फा इंटू बीटा मतलब 12a स्क्वायर हो जाएगा, सी का वैल्यू सी है और a का वैल्यू 1 है, तो ये आ गया आपका। तो यहाँ से आप देखोगे आपको बी स्क्वायर प्लस सी चाहिए था ना, बी स्क्वायर प्लस सी का क्या चाहिए था, पॉसिबल वैल्यू चाहिए। बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, 49a स्क्वायर लिख सकते हो, इसको स्क्वायर करोगे तो 49a स्क्वायर आ जाएगा ना, और सी की वैल्यू क्या है 12a स्क्वायर, मतलब ये कितना आ जाएगा 61a स्क्वायर। ठीक है, अब आपको देखना है कि कौन सा वैल्यू पॉसिबल है। तो देखो अगर मैं a का वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 61 आना चाहिए था, ऑप्शन में है नहीं। a का वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूँ, क्योंकि a इंटीजर दिया है और इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो -1 भी लोगे तो भी स्क्वायर वही रहेगा ना। तो अगर मैं a को 2 लेता हूँ तो 61 4 जा कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 2 24, ये भी ऑप्शन में नहीं है। 3 लेते हैं, 61 9 जा 3 लिया तो स्क्वायर हो जाएगा ना, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, मतलब आपको दिख रहा है ऑप्शन में 549 है। और ऐसा आप क्या चेक कर सकते थे कि आप डिवाइड कर लेते 61 से, कि आपका आंसर जो है वो 61 से डिवाइड करने पे ए स्क्वायर आता, और फिर आप देखते कि रूट में आ रहा है। जैसे आप देखो कि ये वैल्यू 61 का मल्टीपल है क्या, 61 इंटू 6 नहीं दिख रहा है, तो 61 का मल्टीपल ही नहीं है। ये देखना 61 4 जा 61 7 जा देखते हैं, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। आप सोच सकते थे, हो सकता था आप ये आंसर मार्क कर देते क्योंकि ये 61 का मल्टीपल एग्जाम में, बट आपको ध्यान रखना है इंटू 7 है ना वो, और ये 7 ए स्क्वायर की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू √7 आ जाएगी, और √7 आपको पता है इंटीजर नहीं है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में, क्या करेंगे देखेंगे 7 का 61 का मल्टीपल ये दिख रहा है, क्लिक करके आगे निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको ध्यान रखना है ये ए इंटीजर है, तो √7 आ जाएगा, तो √7 तो इंटीजर है नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ 2n+1 2n+3 2n+5, ये पूरा ये सब दिया हुआ है 5280 के इक्वल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन 1 से लेके n तक। ठीक है, अब देखो कुछ चीज आपको पता होना चाहिए, अगर ऑड नंबर का सीरीज 1 से चल रहा है, देखो आप यहीं से देख सकते हो ना, पहला टर्म में 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, और फिर 47 है, तो 47 तक जा रहा है। तो अगर आप ऑड नंबर देखोगे तो पहला ऑड नंबर अगर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 7 होता है, और लास्ट वाला ऐसा ऑड नंबर क्या होता है 2n-1। 2n-1 क्यों लेते हैं, जैसे अगर आप सेकंड टर्म देखोगे तो ये क्या है 2 2 जा 4 -1 है, ये 2 3 जा 6 -1 है, तो ये 47 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2n-1 लिख सकता था। सो 47 कितना आ जाएगा 48 आ जाता, मतलब कितने टर्म्स है इस पूरे सीरीज में 24 टर्म्स है। ठीक है, और ये ऑड नंबर का सम आपको पता होना चाहिए, 1 से लेके जितने भी ऑड नंबर जाते हैं उनका सम क्या होता है n स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए, सब आपका टाइम सेव कर देता है, छोटी छोटी चीजें आप देख लो ना। जैसे अगर 2 टर्म लोगे तो 1+3 कितना होगा 4, मतलब 2 स्क्वायर है। अगर आप 3 टर्म लेते तो 5 3 8 और 1 9, 3 स्क्वायर हो जाता। तो ऐसे कितने टर्म्स है 24 टर्म्स है, मतलब ये 1+3+5 कितने का सम कितना रहा होगा 576 रहा होगा, 24 का स्क्वायर। और ये 2n कितनी बार आया है 2n 24 बार आया है, तो 24 इंटू 2n कितना हो जाएगा 48n, और ये पूरा किसके इक्वल दिया है 5280 के। ठीक है, सो मैं यहाँ से 12 कॉमन ले सकता हूँ, इनफैक्ट 24 कॉमन ले सकते हैं ना, 24 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2n हो जाएगा प्लस 24 इज इक्वल टू 5280। 12 से काटते हैं 12 2 जा जाएगा, 12 2 जा 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, तो ये 220 हो जाएगा, तो अगेन 220 हो गया ये 2 से, और 2 वापस से कॉमन ले लूँगा मैं, तो n+12 आ जाएगा, तो 110 आ जाएगा। 110 इज इक्वल टू n+12, सो n कितना आ गया 110 - 12 कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा ना। ठीक है, n 98 आ गया। आपको पूछा है ये पूरे सीरीज का सम पूछा है, और आपको पता है ये सम क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है ना, n इंटू n प्लस 1/2, सो 98 इंटू 99/2, सो विच इज इक्वल टू व्हाट 99 इंटू 49 विच इज 9900 माइनस, देखो इसको आप सॉरी इस 99 को 100 - 1 लिख सकते थे, तो ये क्या हो जाता 4900 - 49 आ जाता,
4900 से 485 आना जाएगा ना, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। लेट ए बी एक्स एंड वाई बी रियल नंबर्स सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 169 दिया है, एक और वैल्यू दिया हुआ है आपको के पूछा है, और सॉरी इफ के एक और कंडीशन दिया है, देन के है क्या पूछा है। तो देखो इस क्वेश्चन को हो सकता है कि आप थोड़ा फंबल कर जाते हैं सॉल्व करते टाइम एग्जाम में, बट आप देखो कि ये स्क्वायर दिख रहा है, 5 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, मतलब कुछ ना कुछ एग्जामिनर ने बहुत ईजी वैल्यूज दी है आपको। देखो अगर मैं बी को 0 पुट कर देता हूँ, बी को मैंने क्या कर दिया 0 पुट कर दिया, अगर आप बी को 0 पुट कर दोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देख लो, इस बी को आपने 0 पुट कर लिया है, मतलब आप बोल सकते हो कि ए एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 65 होना चाहिए, और ए की वैल्यू कितनी है 5, यहीं से देखा ना हमने, 5x कितना आ जाएगा 65, मतलब x कितना आ जाएगा 13। अब आप x 13 देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या यहाँ, x 13 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 आ रहा है ना, 169 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169, मतलब आप बोल सकते हो कि y का वैल्यू भी 0 रहा होगा। ठीक है, आपको सारी वैल्यूज मिल चुकी है, आप इसमें देख लो, ये y 0 है तो इस पूरे टर्म को 0 बना देगा, और x भी 0 आ रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब आंसर k का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। How many pairs m, n of positive integers satisfy the equation of this? So m square plus 105 किसके इक्वल है n स्क्वायर के, मतलब मैं बोल सकता हूँ n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर क्या होना चाहिए 105, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि n प्लस एम इंटू एन माइनस एम क्या होना चाहिए 105। 105 को फैक्टराइज कर लो, कितना होता है 15 7 से होता है ना, मतलब 5 इंटू 3 इंटू 7 होगा। अब दो नंबर का मल्टीपल ऐसा लेना है, दो पेयर्स ऐसा लेना है जो 105 के बराबर आ जाए। तो एक तो ये हो सकता है कि आप 1,105 हो जाता, अगर मैं 5 को फिक्स रखूँ तो कितना हो जाएगा 15 7 सा हो जाएगा, 3 को फिक्स रखता हूँ तो 5 7 सा 35 हो जाएगा, ठीक है। 7 को फिक्स रखता हूँ तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसके अलावा बताओ और कोई पॉसिबल है, मतलब n प्लस एम का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, n माइनस एम का वैल्यू कितना हो जाएगा 105। तो 1 2 3 4, ये 4 वेयर पॉसिबल है। नेक्स्ट देखते हैं। इफ x इज अ रियल नंबर देन दिस एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है ना, इज अ रियल नंबर इफ एंड ओनली इफ, ये एक्सप्रेशन रियल होगा कब पॉसिबल है ऐसा। देखो ये पूरा एक्सप्रेशन रियल होना, एक इसको ये है कि आप पूरा सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो अगर मैं लॉग में लिखूं पूरा, तो मैं लिख सकता हूँ लॉग 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन लॉग ही होगा, लॉग ए टू द बेस भी यही होता है ना, लॉग ए अपॉन लॉग बी, और लॉग ए आपको पता है क्या होता है 1। और इस पूरे एक्सप्रेशन का रियल रूट्स कब आएगा, जब ये जो वैल्यू है 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 ये पॉजिटिव होगी, क्योंकि लॉग का जो नेगेटिव वैल्यू है वो अनडिफाइंड है ना। सो ये एक्सप्रेशन तो नेगेटिव नहीं हो सकता 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3। तो आप क्या करो, कहीं से कोई इनइक्वालिटी पुट करके चेक करते जाओ और एलिमिनेट करते जाओ, सॉल्व करने से बेटर है इनइक्वालिटी पुट कर देते। सो अगर मैं -3 पुट करता हूँ एक्स की जगह पे, तो देखो कितना हो जाएगा 4 इंटू -3 कितना हो जाएगा -12, माइनस -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/3। ये नेगेटिव वैल्यू दे दे रहा है, मतलब ये वाला तो है नहीं पॉसिबल। 1 पुट करते हैं, 4 1 सा 4, 4 माइनस 1 3/3, 3/3 आ रहा है। 2 देखते हैं, 4 2 सा 8, 8 माइनस 4, हाँ ये भी आ रहा है पॉजिटिव, मतलब ये पॉसिबल है ये रेंज। और आप देखो ये दोनों रेंज में कुछ फासला नहीं ज़्यादा, ये 1 से 2 तक है और ये 1 से 3 तक, तो मैं 3 वाला थ्रेशोल्ड चेक कर लेता हूँ। 1 वाला मैंने अभी चेक किया था, 4 3 सा 12, 12 माइनस 9, ये भी मैच कर रहा है, मतलब इससे बेटर ऑप्शन ये दिख रहा है। ये देखते हैं -1, -1 देखो 4 1 सा 4 इंटू -1 कितना हो जाएगा -4 -1, ये नेगेटिव आ रहा है। सो ये ऑप्शन भी गया, मतलब आंसर क्या है ये ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हो, एग्जाम में आपको टाइम सेव करना है ना, इसको सॉल्व करने से बेटर है कि आप अपना टाइम सेव कर लेते। सॉल्व कैसे कर पाते हैं आप, देखो ऐसे करते हैं 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, तो आप बोलते हैं 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता। ठीक है, तो आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते, आपको रेंज मिल जाता। इन अ 6 डिजिट नंबर द सिक्स्थ दैट इज द राइट मोस्ट डिजिट, तो कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये जो राइट मोस्ट डिजिट है 6 डिजिट है बोल रहा है। इज दिस सम ऑफ द फर्स्ट 3 डिजिट्स, ये पहले 3 डिजिट के सम के बराबर है, ये वाला जो डिजिट है। द फिफ्थ डिजिट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 डिजिट,
पहले दो डिजिट के सम के बराबर फिफ्थ डिजिट है। द थर्ड डिजिट इज इक्वल टू द फर्स्ट डिजिट। ठीक है, अगर ये और ये इक्वल है दिया ना, थर्ड डिजिट इज इक्वल टू द फर्स्ट डिजिट। द सेकंड डिजिट इज ट्वाइस द फर्स्ट डिजिट। द सेकंड डिजिट इज ट्वाइस द फर्स्ट डिजिट। ठीक है, एंड द फोर्थ डिजिट इज द सम ऑफ द, ये जो फोर्थ डिजिट है इज द सम ऑफ द फिफ्थ एंड सिक्स डिजिट। ये फिफ्थ और सिक्स डिजिट का सम है। ठीक है, अब देखो आप देखोगे फिफ्थ डिजिट किसके इक्वल था? द फिफ्थ डिजिट इज सम ऑफ द फर्स्ट टू डिजिट है। मतलब ये जो फिफ्थ डिजिट है वो कितना रहा होगा? 3 रहा होगा। द थर्ड डिजिट इज इक्वल टू द फर्स्ट डिजिट, और सिक्स डिजिट के बारे में क्या बोला था? इज द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री डिजिट। जो सिक्स वाला डिजिट था वो सम ऑफ द फर्स्ट थ्री डिजिट्स था। सो 2a प्लस ए कितना हो जाएगा? 4a। अब आप देखो कि a का वैल्यू 1 पॉसिबल है, a का वैल्यू 2 पॉसिबल है ना? 4 2 8। ठीक है, अब आप देखना, और ये जो डिजिट है, ये वाला दो ही पॉसिबिलिटी होगा ना, 4 1 4, 4 2 8। क्योंकि आप 4 3 नहीं कर सकते, क्योंकि अदरवाइज ये दो डिजिट का हो जाएगा। तो इसके बाद तो पॉसिबिलिटी है नहीं, 3 4 5 है ना। अब ये वाला जो डिजिट था फिफ्थ वाला, वो क्या बोल रहा था? इज ए सम ऑफ द फिफ्थ एंड सिक्स डिजिट। ये पांचवें और छठे डिजिट के सम के बराबर है, मतलब ये 7a है। तो अब देखो आपको दिख गया कि ए का वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं, क्योंकि 2 अगर रखोगे तो 14 हो जाएगा और ये दो डिजिट का बन जाएगा। मतलब आपको मिल गया कि ए का वैल्यू क्या है? 1 है। तो आपका वो जो नंबर रहा होगा क्या रहा होगा? 1 2 1 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, और 4 1 जा 4, है ना? द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फोर डिजिट ये दिख रहा है 7 आता। इफ 5 रेज टू एक्स माइनस 3 रेज टू वाई एंड ये देन एक्स प्लस वाई पूछा है। अब देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन करने जैसा नहीं। अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं फर्स्ट ग्लांस में क्वेश्चन स्किप करता, क्योंकि बहुत कैलकुलेटिव दिख रहा है। 5 रेज टू एक्स इन्वॉल्व है, 5 रेज टू एक्स माइनस वन अपॉन 5 रेज टू एक्स माइनस वन, 5 रेज टू एक्स अपॉन 5 करना पड़ता है ना। तो करना तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं क्या कर सकता था? ट्रायल एंड एरर कर सकता था अगर मेरे पास टाइम होता। देखो ये पक्का है, 5 रेज टू एक्स माइनस 3 रेज टू वाई कितना है? 1 3 4 3 8 है। मतलब आपका जो 5 रेज टू एक्स है वो 13,000 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और आपको पता है कि 5 की पावर 5 क्या होगी? 5 रेज टू 4 कितना होता है? 625। 625 का 5 गुना कितना होगा? 600 का 5 गुना कितना हो जाए? 3000, 3125 होगा ना। मतलब 3125 तो रहा नहीं होगा। 5 रेज टू 6 देखते हैं, 3000 का 5 गुना 15,000 और 15625 हो जाएगा। मतलब दिस कैन बी दी पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, सो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस पे काम कर रहा है कि नहीं, जस्ट चेक कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाता? मैं 6 अज्यूम करके चल रहा हूँ, 15625 माइनस 3 रेज टू वाई इज इक्वल टू 13438। ठीक है, सो 3 रेज टू वाई यहाँ पे जाएगा, ये घट जाएगा 13,438, यहाँ पे आके घट जाएगा ना। 15 में से 8 गया 7, 12 में से 3 गया, सॉरी 11 में से 3 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 5 माइनस 3 2। तो 3 रेज टू वाई कितना आ रहा है? 2187 आ रहा है। मुझे देखना है कि अगर ये 2187 क्या 3 का मल्टीपल है? 8 7 15 2 18 और 1 19। तो 3 रेज टू 5 कितना होता है? 3 रेज टू 481 होता है, 243 होता है। और ये 200 का 6 गुना 9 गुना दिख रहा है ना। देखो 200 का 3 गुना करोगे तो 600 आएगा, 600 का 3 गुना हो तो ये 9 टाइम्स रहा होगा। तो 9 टाइम्स अगर करोगे तो देखो क्या 3 रेज टू 7 सेटिस्फाई कर रहा है। 9 देख लेते हैं, 9 3 27, 36 38 21 मैच कर रहा है। मतलब y का वैल्यू कितना रहा होगा? देखो आपको दिख गया कि उसने जो एग्जामिनर ने वैल्यू चूज की है बहुत आसपास वाली वैल्यू चूज की है। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 7 पे सेटिस्फाई कर रही है। और x की वैल्यू कितने पे आ रही थी? हमने 6 पे देखा था। ठीक है, और 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 13। आपको इस इक्वेशन को भी आप चेक कर सकते थे क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, आप क्या बोलते हैं, एक बार चेक करने के लिए आप इसमें पुट करके चेक कर सकते हैं, बट इतना टाइम होगा नहीं आपके पास। ठीक है, फिर भी आप एक बार अपने से खुद से ट्राई करके चेक कर लेना। ठीक है, मैंने आपको अल्टरनेट वे बता दिया, इसके ट्रेडिशनल वेज आपको सब जगह मिल जाएंगे। इफ a1 a2 बी इंटीजर सच दैट, ये पूरा एक्सप्रेशन दिया है। देखो ऐसे क्वेश्चन जो आपको दिखते हैं ना, ये आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में स्किप करना होता है। देन आपको ये पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछा है। ठीक है, दिख रहा है कि ये पूरा जो टर्म्स है वो n के इक्वल ही है। मतलब मैं अगर वो a1 खाली a1 का ही सम, एक टर्म पहले टर्म का सम लेता तो 1 आता। पहले दो टर्म का सम लूंगा तो a1 माइनस a2 कितना आ जाता? 2 आ जाता। a1 की वैल्यू पुट कर दो तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी, है ना। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? a1 माइनस a2 प्लस a3 होगा।
ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, 3 के, जिसमें से अभी आपने a1 माइनस a2 की वैल्यू देखी है, कितनी थी, 2 थी, मतलब a3 की वैल्यू क्या रही होगी, 3 माइनस 2 1, है ना। नेक्स्ट टाइम पे आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 इज इक्वल टू 4 है, और ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना था, 3 था, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 - 4 -1 आ जाएगा। तो आप देखोगे तो कैसे पैटर्न क्या चल रहा है, ऑड इवन का पैटर्न चल रहा है, +1 -1 का पैटर्न चल रहा है। मतलब अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो 1 आ रहा है, इवन वाले पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, फिर ऑड पे 1 आ रहा है, फिर इवन पे -1 आ रहा है। तो 51 से अगर मैं चालू करूँ, है ना, 51 से अगर आप चालू कर रहे हो, 51 52, ये ऑड इवन कहाँ तक जाएगा, A1022 प्लस A1023, ठीक है। तो ऑड इवन करके आप देखोगे तो ये 1021 और ये पूरा सब कैंसिल हो चुका होगा, है ना। ये 51 वाला प्लस 51 वाला जो टर्म है वो +1 रहा होगा, ये -1 रहा होगा। इसके पहले जो 1021 टर्म आया होगा वो भी +1 रहा होगा, और 1022 वाला टर्म क्या होगा, -1। तो लास्ट वाला टर्म जो बचेगा वो 1023 बच जाएगा ना, और 1023 है क्या, ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए क्या आता है, सम 1 आता है। नेक्स्ट देखते हैं, let f be a function such that fmn is equal to fm into fn for every positive integer m and n if f1 f2 and f3 are all positive integers। आपको दिया है कि f1 फंक्शन 1 फंक्शन 2 सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, और एक और कंडीशन दिया है कि f1 इज लेस देन f2, ठीक है। तो आपको एक और दिया है, f24 का वैल्यू 24 दिया है, और f18 कुछ है, ठीक है। देखो एग्जाम में ऐसे फंक्शन के क्वेश्चंस क्लिक नहीं होते, तो हो सकता है ये आप तभी कर पाओगे एग्जाम में, तभी बना पाओगे जब आपने बहुत सारा प्रैक्टिस किया है, ठीक है। सो देखते हैं, अगर मुझे F2 ढूंढना है तो F2 कितना होगा, 2 × 1 होगा, विच इज F2 × F1, ठीक है। और आप देखना ये F2 कट जाएगा, क्यों कट रहा है ये, कट इसलिए रहा है क्योंकि F2 पॉजिटिव इंटीजर है ना, कि जीरो के इक्वल है ना, जीरो के इक्वल नहीं है, F2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि उसने पॉजिटिव इंटीजर मेंशन किया है। तो F1 का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब आपको क्या चाहिए, F24 दिया हुआ है ना, देखो F24 को आप क्या लिख सकते हो, F8 × 3, F8 को आप क्या लिख पाते, F4 × F(2) का होल क्यूब लिख पाते। देखो ये सब आपको जल्दी क्लिक होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं F4 लूंगा तो F2 × F2 होगा, F4 F2 का स्क्वायर होगा, तो F4 × F2 करोगे तो F4 × F2 होगा, विच इज F2 दी होल क्यूब हो जाएगा ना, इंटू F3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका F24 आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है, 54 के। सो F(2) दी होल क्यूब आ गया, इंटू F3 आ गया। अब फैक्टराइज कर लो, 54 क्या होता है, 27 2 होता है ना, एंड 27 इज नथिंग बट 3 क्यूब इंटू 2 विच इज इक्वल टू वॉट, F(2) दी होल क्यूब इंटू F3। सो आपको दिख रहा है कि F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F2 की वैल्यू 3 रही होगी, और F3 की वैल्यू कितनी रही होगी, 2 रही होगी। F2 की वैल्यू 3 क्यों पॉसिबल है, क्योंकि उसने बोला है कि F2 जो है वो ग्रेटर है किससे, 1 से ग्रेटर भी आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या ढूंढना है, F18 ढूंढना है। F18 क्या होगा, F9 × F2 होगा, और F9 क्या हो जाएगा, F3 दी होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू F2। देखो F3 कितना है, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 इंटू F2 कितना है, 3, 4 3 सा 12। सो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 12 आ जाएगा। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स विच आर ग्रेटर देन 1। देखो ये प्राइम फैक्टराइज नहीं है, सबसे पहले क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइज करना है। तो 2⁴ हो जाएगा, 3⁵, दिस कैन बी रिटन एज 2⁴ इंटू 5⁴, है ना, 2 5 = 10 होता है ना, तो 2⁸ आ गया, और ये 3⁵ आ गया, और ये 5⁴ आ गया। अब देखो आपको प्राइम फैक्टराइज हमने कर दिया, सो अब देखो कितना हो जाएगा, 2⁸ हो जाएगा, इंटू 3⁵ हो जाएगा, इंटू 5⁴। अब 8 में कितने कितने परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है, 0 2 4 6 और 8 तक जा सकता है, कितने वैल्यूज पॉसिबल है, 5। यहाँ पे देखना 3⁵, 3⁵, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब तो होगा नहीं, 3⁴ होगा, तो यहाँ पे 3 वैल्यूज पॉसिबल है, और 5⁵ होगा, 2 होगा, 4 होगा।
सो यहाँ पे भी 3 वैल्यूज पॉसिबल है। आपको नंबर ऑफ वेज पूछा है ना, सो 5 3 15, 15 3 कितना हो गया टोटल 45 वेज आ जाएंगे। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मैंने सारे ही क्वेश्चंस कवर कर लिए 2018 2019 स्लॉट 1 के और 2019 स्लॉट 2 के। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे 2018 स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 के अरिथमेटिक ज्योमेट्री सारे क्वेश्चंस। देन बैक ट्रैक करेंगे 2017 पे जाएंगे, इसी तरीके से पूरे कैट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग।